ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत दुनिया को हम बिना आँखों के नहीं देख सकते, इसलिए इन आँखों की देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अबोली पांसे, जो पिछले कई सालों से लोगों की आँखों की देखभाल कर रही हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स की इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अबोली पांसे जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। अबोली जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि हमने देखा है कि एक शोध में बताया गया है कि 6 में से एक बच्चे को आँखों से संबंधित बीमारी होती है। तो ये किस तरह की बीमारियाँ होती हैं? जी, अभी बच्चे क्या है कि हमें बता नहीं पाते कि उनको आँखों से दिखता है नहीं दिखता है या जो भी प्रॉब्लम है जी। तो मोस्ट ऑफ द आँखों की बीमारियाँ नॉन डायग्नोस रह जाती है बच्चों में। लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगी जो बहुत कॉमन है। सबसे पहले जो नवजात शिशु में आँख से पानी आना, ये बहुत कॉमन बीमारी है। क्या है कि यहाँ की हमारी एक नली रहती है जहाँ से आँख से पानी नाक में जाके वो गले में उतरता है। तो बच्चों में वो कभी कभी लेट डेवलप होती है, तो जब वो बर्थ के टाइम पे अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती तो उस वक्त कुछ कुछ बच्चों में पानी आना, आँख चिपकना, ये बहुत कॉमन कंप्लेन से पेरेंट्स आते हैं। तो उस वक्त मैं ट्रीटमेंट भी साथ में शॉर्टली बता दे रही हूँ। उस वक्त क्या करना है कि यहाँ एक मसाज होता है, यहाँ से नली का नीचे की तरफ हमको मसाज करना होता है। तो हम वो पेरेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। उससे क्या है, यहाँ जो नाक का ओपनिंग है वो अच्छे से खुल जाता है और बच्चे का फिर वो डेवलपमेंट नली का अच्छे से प्रॉपरली हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन कॉज है जो बच्चों में देखने मिलता है प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ है जो बहुत कम वेट के बच्चे हैं, जैसे प्रीमेच्योर बच्चे हैं, 28 हफ्तों के बाद या 30 के पहले हुए हैं, 32 के पहले हफ्ते के हुए हैं, और 1.5 ग्राम से 150 ग्राम से कम जिनका वेट है उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी देखी जाती है। इसमें क्या है, हमारा रेटिना डेवलप 40 हफ्ते में होता है। यूजुअली बच्चा मम्मी के पेट में 40 हफ्ते के तक रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये डेवलपमेंट होने से पहले ही वो इस दुनिया में आ जाता है। तो उसको, और जब वो आता है तो हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उस कारण उसकी जो आँखों की डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और उसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत सीवियर भी हो सकती है, जिससे बच्चा अंधा भी हो सकता है। और ये हम जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता डायग्नोस भी नहीं कर पाते। तो ये हमारा एडवाइस रहता है हर एक पेरेंट को कि जो भी लो बर्थ वेट बच्चा है, 1500-2000 ग्राम से जिनका वेट कम है, उनको बर्थ के बाद में एक स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मे का नंबर। ये भी आजकल बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये भी हम नहीं डायग्नोस कर सकते जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसे हम नहीं कैसे बता पाएंगे कि चश्मा है। तो हम इसलिए एडवाइस करते हैं कि 3 साल के पहले एटलीस्ट एक ऑप्थेल्मिक चेकअप बच्चों का कराया जाना ज़रूरी है। और ये चेकअप ऐसे नहीं कि मशीन पे बिठा दिया, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट की मशीन होती है उस पर बिठा दिया, तो वो नंबर सही नहीं रहता। तो प्रॉपरली जो बच्चों के आंखों के डॉक्टर है उनको वहाँ पे जाके वो उनकी मशीन से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी स्क्विंट, मतलब जो तिरछापन है, ये भी बहुत कॉमनली बच्चों में दिखाई देता है और इसका भी ट्रीटमेंट होता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस वजह से तिरछापन है। कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर होने के कारण बच्चे को तिरछापन रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये छोटे बच्चों में दिखाई देती है और इसके लिए हम एडवाइस करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि बच्चों का आंखों का डेवलपमेंट 7 साल तक होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, नज़र कम है, तो हमारे पास चांस होता है 7 ईयर्स तक वो बढ़ाने का। एक बार 7 ईयर्स के बाद में बच्चा हमारे पास आता है कमज़ोर नज़र के बाद, जिसे हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है चेंज करना। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने तिरछेपन की बात की है, तो ये पूरी तरह क्यूरेबल है? बिल्कुल, तिरछेपन के अलग अलग कॉजेस होते हैं। तो पहले कॉज फाइंड आउट करके आइदर नॉन सर्जिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट रहता है। अगर तिरछापन चश्मे के कारण है तो हम बच्चे को चश्मा दे देंगे तो तुरंत वो चश्मा लगा के तिरछापन चला जाता है। और अगर चश्मे के कारण नहीं है तो उसकी सर्जरी करके हम तिरछापन को करेक्ट कर सकते हैं। जो नवजात शिशु हैं, इनमें किस तरह की समस्याएं देखने? नवजात शिशु में तो मेनली यही वाटरिंग से आते हैं मैक्सिमम लोग, और अगर उनका बर्थ वेट कम है तो उनको रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी ये हो सकता है। तो इसके लिए हमको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी, आजकल देखा गया है कि छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है और इसे कैसे रोका जा सकता है? मेनली आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है स्क्रीन।
जो टीवी जी, मोबाइल जी। सबसे ज़्यादा मोबाइल, जैसे 1-1 साल के बच्चे तक मोबाइल देखना चालू जी, कर देते जी। हैं। उस कारण क्या है, हमारी आँखों का डेवलपमेंट उस तरह होता है और हमें बहुत जल्दी नंबर लगता है। फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा भी स्क्रीन टाइम बहुत ही आजकल की प्रॉब्लमैटिक है आजकल के जनरेशन के लिए। हाँ, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए बिल्कुल भी। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल 0 to 2 इयर्स में ज़ीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। बिल्कुल मत, जैसे आजकल बिल्कुल 6 महीने 7 महीने के बच्चों को भी वो दिखा देते खाना खिलाने के लिए। तो 2 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। जी। 2 साल से 5 साल तक 1 घंटा दिन में वो स्क्रीन देख सकते हैं, टीवी मोबाइल सब इंक्लूड करके। जी, ओवरऑल 1 1 घंटा वो देख सकते हैं। और 5 इयर्स से 12 इयर्स तक भी, और ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर्स या 2 आवर्स। पर आजकल कोविड के बाद में तो आपको पता है पूरा ही ऑनलाइन हो गया है, तो ये जो स्क्रीन टाइम का जो लिमिट है हम नहीं कर रहे हैं, इस कारण बहुत ज़्यादा चश्मे के नंबर के साथ में बच्चे आ रहे हैं। जी, तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? ये प्रॉब्लम एक्चुअली जनरेशनल प्रॉब्लम है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। जी। हमें बस ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं इसका, और जितना एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम बच्चों को हम कम दे वो बेटर है। बच्चों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं, बाहर जाके एक्सरसाइज कराएं। और दूसरी चीज़ हेल्दी खाना, जैसे हेल्दी खाने में मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जो खाते ही नहीं है। पर खाना ज़रूरी है, नट्स खाना ज़रूरी है। इसका कुछ और बिल्कुल आते हैं, सप्लीमेंट्स तो आते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों के हिसाब से सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स से ज़्यादा हम एडवाइस करेंगे कि जितना हम नेचुरल सोर्स से मिले उतना अच्छा है। फिर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें, विटामिन ए वाली चीज़ें, जैसे गाजर खाए। फिर जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग फ़िश खा सकते हैं, फ़िश ऑयल आता है वो टैबलेट्स ले सकते हैं। और स्वीट पोटैटो, जो काजू बादाम नट्स होते हैं, उसको पीस के हम उनके खाने में डाल सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हम करके थोड़ा सा बच्चों को खाना इम्प्रूव करेंगे तो थोड़ा सा उनका ओवरऑल आइडिया हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। अभी हम जैसे कि चश्मे लगने की बात कर रहे थे, तो क्या चश्मा एक बार लग गया तो फिर लग गया, या फिर उसे हटाया भी जा सकता है? ये बहुत कॉमन मिथ है। बोलते हैं कि आप चश्मा लगाओगे तो आपका नंबर हट जाएगा। ऐसे नहीं होता है। चश्मा हमें इसलिए लगाना है क्योंकि हमारे आँखों को स्ट्रेन ना हो, लेकिन चश्मा लगाने से नंबर नहीं हटता है। चश्मा एक बार लग गया तो थोड़ा बहुत नंबर वेरी हो सकता है, जैसे हमारी आँख डेवलप होती है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप अगर आपका नंबर -2 है तो आपको लगेगा कि मैं चश्मा लगाऊंगा और मेरा नंबर हट जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। चश्मा हटाने के लिए सर्जरीज होती है जिसको हम लेसिक बोलते हैं। ये पर्टिकुलर एज के बाद हम एडवाइस करते हैं। यूजुअली 21 साल तक हमारे चश्मे का नंबर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद में हम लेसिक करा के चश्मे का नंबर हटवा सकते हैं। ओके। आजकल जैसे चश्मे या फिर बच्चे जो लेंस का यूज़ करते हैं वो कितना आँखों के लिए नुकसानदायक है? लेंस एज सच लेंस नुकसानदायक है नहीं आँखों के लिए, बट उसका प्रॉपर हेल्थ अपन को प्रॉपर उसका केयर रखना चाहिए, क्योंकि लेंस हम निकालते हैं डालते हैं, उसमें थोड़ा सा आँखों में माइनर ट्रॉमा होता रहता है, तो उसको निकालने डालने का जो एक टेक्निक है वो पूरी करनी है। उसके बाद उसको क्लीन करने की प्रोसेस होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो लेंस यूज़ करते हैं उनमें इन्फेक्शन देखा जाता है। बच्चों में हम एडवाइस करते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद से तो हैंडल कर नहीं पाएंगे लेंसेज को, और वो बहुत इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस कारण बड़े लोग जो लेंस यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो वैसे यूजुअली कुछ दिक्कत नहीं होती। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मेन तो सबसे पहले है अच्छी डाइट रखना है। दूसरा है कि हमारा अगर हमको चश्मे का नंबर है तो सही टाइम पे डायग्नोस करके प्रॉपर वो यूज़ करके जितना हम देखेंगे उतना हमारी रोशनी बेटर होगी। जैसे एक हाथ बच्चा है उसको दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो हमारा ब्रेन उसको थोड़ा सा आँखों को लेज़ी कर देता है। तो इस वजह से कम उम्र में चश्मा अगर है तो उसका प्रॉपर डायग्नोस करके वो यूज़ करना है। फिर अच्छी डाइट लेनी है, स्क्रीन टाइम कम रखना है, हेल्दी गेम्स खेलने हैं, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने हैं, थोड़े बहुत आई एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से हमारी रोशनी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। बच्चों में आंखें कमज़ोर होने के क्या लक्षण हैं?
कैसे पता चले? हाँ, मेनली बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो यूजुअली वो ब्लिंक करते हैं आंखें। बहुत कॉमनली आप देखते कुछ बच्चे बहुत हाँ, कंटिन्यूअसली ब्लिंक continuous, करते रहते हैं, बिल्कुल। तो ब्लिंक करते हैं, उनकी आंखों से कंटिन्यू पानी आता है, या तो वो रब करते हैं क्योंकि वो देख नहीं पाते, तो वो उनको समझ नहीं आता, तो वो आंखें रब करते हैं, या तो टीवी वगैरह होगा तो बहुत पास से जाके देखेंगे, बुक पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल पास से जाके में, देखेंगे। जी। ये चीज़ें, और कुछ कुछ बच्चों को तिरछापन, ये भी एक सिम्टम है कि उनको आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये अगर तिरछापन दिखे तो अब हमको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। रेटिना खराब होने के क्या सिम्टम्स हैं? रेटिना खराब होने के सिम्टम्स यही है, सबसे पहले विजन लॉस, जो दिखना कम हो जाता है। रेटिना ये एक पार्ट है हमारे आँखों का, पर्दा बोलते हैं, तो जिसके ऊपर रोशनी पड़ने के कारण हम देख सकते हैं। तो अगर उस पर खराबी है तो हमें सबसे पहले दिखना कम हो जाएगा। तो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है दिखना कम होना के रेटिना के डिजीजेस में। ओके, मोतियाबिंद क्या है और क्या इसका एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही है? मोतियाबिंद जैसे नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे हमारी हेयर ग्रे होती है एजिंग प्रोसेस में, वैसे ही हमारे आँखों में जो लेंस होती है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट धीरे धीरे होता रहता है, जैसे हम धीरे धीरे एज करते हैं। तो पहले जो लेंस हमारे रहती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है, तो जो ट्रांसपेरेंट जैसे हमारी कांच है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ से लाइट बिल्कुल आसानी से अंदर रेटिना तक, पर्दे तक पहुँच जाएगी। पर जैसे जैसे हम एज बढ़ती है तो वो थोड़ी सी ओपेक होने लगती है, जैसे कैल्शियम डिपॉजिट हो के, तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है। तो जैसे धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है तो लाइट जो एंटर करती है वो कम हो जाती है और हमें दिखने में दिक्कत होने लगती है, तो इसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का आज तक कोई ड्रॉप या किसी चीज़ का ऐसे इलाज है नहीं, हमको ऑपरेशन ही करना पड़ता है, जिसमें हम जो ओपेक लेंस है उसको निकाल के उसकी जगह पे आर्टिफिशियल क्लियर लेंस डाल देते हैं। तो उस वजह से फिर जो हमारा जो हिंडरेंस था, जो लाइट अंदर नहीं जा रही थी, तो वो हम निकाल के वहाँ पे आर्टिफिशियल लेंस डाल के बिल्कुल हमारा क्लियर नॉर्मल विजन हो जाता है। मोतियाबिंद एक ऐसी सर्जरी है वो बहुत ही सक्सेसफुल होती है। जी। स्टाई या जिसे हम आम भाषा में गुहेरी कहते हैं, वो क्यों होती है और इसके क्या उपाय हैं? गुहेरी यूजुअली हमको समर्स में दिखाई देती है। मेन कॉमन कॉज है कि यहाँ पे हमारे जो लिड मार्जिन्स हैं वहाँ पे ग्लैंड्स होती है, जैसे स्किन पे होती है, हमको पिंपल होता है, वैसे वहाँ पे भी ग्लैंड्स होती है। तो वो ग्लैंड्स किसी कारण ब्लॉक हो जाती है, कोई बच्चा बहुत रब कर रहा है या धूल मिट्टी या किसी चीज़ के कारण वो ब्लॉक हो जाती है, तो वो ग्लैंड्स की जो पदार्थ है वो उसमें रह के उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस कारण जैसे हमारा पिंपल है वैसे ही आंखों में गुहेरी होती है। तो मेन क्या है, बच्चों में बहुत कॉमनली ये गुहेरी देखी जाती है और समर के सीजन में देखी जाती है। और इसको हम अगर ऐसे होता है तो मोस्टली हम उनको बताते हैं कि गर्म पानी की थोड़ी सी सिकाई करेगा, क्या है, कपड़े को गर्म पानी में डाल के उसकी सिकाई करने से जो ग्लैंड का जो ओपनिंग है वो खुल जाता है, तो कभी कभी अपने आप से उसके अंदर के पदार्थ निकल जाते हैं, जो पस रहता है, और ठीक लगने लगता है। और अगर सिकाई करने से भी नहीं ठीक लग रहा है तो फिर डॉक्टर के पास हम भेजते हैं, फिर उनको या तो एंटीबायोटिक टैबलेट देनी पड़ती है, थोड़ा सा सूजन कम करने वाली टैबलेट देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्या डायबिटीज़ के कारण भी आँखों पर असर होता है? बिल्कुल, डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है। मेनली क्या है कि आँखों की जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती है वो डायबिटीज़ में वीक हो जाती है, तो ये वीक होने के कारण ब्लीडिंग हो जाता है आँखों में, बहुत कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट है आँखों की जाँच कराना, क्योंकि जब तक ये ब्लीडिंग होके दिखाई नहीं देता तब तक हमें समझ ही नहीं आता कि उसकी आँखों में कुछ दिक्कत है। और इसकी भी स्टेजेस है डायबिटीज़ की, हम अगर अर्ली स्टेज में इसको पकड़ेंगे आंखों के डिजीज को, तो हम लेजर या इंजेक्शन ये सब दे के उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये ब्लीडिंग रोकने के लिए डायबिटिक पेशेंट को हर 6 महीने में आंखों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम आंखों में ड्रॉप डाल के पीछे का पर्दा चेक करते हैं मेनली, और देखते हैं कि कहीं कोई नई खून की नलियाँ तो नहीं बनी है, अगर बनी है तो उसको लेजर करना पड़ सकता है, ये सब हम उसमें डिसाइड करते हैं। आंखों के रोगों को लेकर योगा कितना कारगर है? देखिए, हम एलोपैथी यूजुअली ये सब इसमें मतलब हम बिलीव नहीं करते कि कुछ काम करता है, लेकिन
डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो मेरा खुद का पर्सनल बिलीव है कि योगा करने से नुकसान तो हमें नहीं होता, जी। फ़ायदा ही होता है। तो मैं खुद पेशेंट्स को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आंखों का बोलती हूँ, जैसे मूवमेंट करना है ऑल डायरेक्शन में, सर्कुलर मूवमेंट्स आंखों के। उसके बाद में थोड़ा सा हम जो हाथ मल के जो आंखों पे रखते हैं गर्माहट के कारण, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इससे नुकसान तो डेफिनेटली नहीं होता, तो करने में कोई बिल्कुल करना चाहिए सबको। एक और मेरा सवाल है कि आँखों में कई बार कहते हैं ग्लैंड सूख जाती है तो आंसू बनना बंद हो जाते हैं, वो क्या है? आंसू बनना, ड्राई आइज इसको जी, बोलते dry हैं। eyes। ड्राई आइज बहुत कॉमन, उसके भी बहुत सारे रीजंस है ड्राई आइज के। मोस्ट कॉमन रीजन आजकल है स्क्रीन टाइम। तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आजकल बहुत कॉमनली लोग 12-12 घंटे स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम कॉन्स्टेंटली जब स्क्रीन को स्टेयर करते हैं तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। हमको आँखों को जो आँखों के आंसू है उनको स्प्रेड होने के लिए ब्लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ब्लिंक नहीं करते तो आंखें खुली रहती है और जो आंसू वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके कारण ड्राइनेस बहुत कॉमनली ये लोग में दिखती है। इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए हम प्रिवेंट करने के लिए 2-4 चीज़ें हैं। जैसे हम अगर स्क्रीन को कांस्टेंट स्टेयर कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि हम थोड़ा ब्लिंक करें, बीच में कॉन्शियसली ब्लिंकिंग करना है। उसके बाद में रूल ऑफ 20-20 होता है, जैसे हर 20 मिनट्स के बाद में 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और हमको 20 मीटर के डिस्टेंस पे देखना है। तो उससे क्या होगा, एक तो हम ब्रेक ले रहे हैं तो हम ब्लिंक करेंगे, और दूसरा हम दूर देख रहे हैं तो हम जो कॉन्स्टेंटली आंखों के मसल को स्ट्रेन कर रहे हैं ना, उसको रिलैक्स कर दे रहे हैं। तो ये हर 20 से 30 मिनट में थोड़ा सा 20 सेकंड का ब्रेक लेना ज़रूरी है। उसके बाद में एयर कंडीशन रूम में बैठने से ड्राइनेस बढ़ती है अगर आप लैपटॉप के साथ बैठे हैं। उसके बाद में डिस्टेंस हमारा एक 2 फीट की डिस्टेंस पे कंप्यूटर होना चाहिए। मोबाइल यूज़ करें तो मिनिमम 1 फीट के डिस्टेंस पे होना चाहिए। और जो आई लेवल है वो थोड़ा सा मोबाइल का ये स्क्रीन का थोड़ा नीचे होना चाहिए, ताकि हमारी जो पलकें हैं आधी आंख कवर करे। उस कारण फिर हमारा ड्राइनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ना हो, इसके लिए ये सारे थोड़े प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। और अगर आपको ड्राइनेस दिखती है उसके बाद भी, तो हम एक नेचुरल लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आता है वो डाल सकते हैं। एक और बहुत ही आम समस्या है आंसुओं का आना। मतलब इंसान रोता नहीं है मगर पानी आता है आंखों से, तो ये क्यों है और इससे कैसे बचें? इसका भी बहुत सारे कॉजेस हैं आंसू आना। जैसे बचपन में किसी और रीजन के, जैसे मैंने आपको बताया वो डक्ट डेवलप नहीं हुई होती, उस कारण आंसू आते हैं। ओल्ड एज में यूजुअली जो हमारा डक्ट का पंपिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है एज के कारण, इस कारण आंसू आते हैं। उसके बाद में जो हमारी पलक है, ये थोड़ी सी स्किन लूज हो जाती है तो वो बाहर के साइड टर्न हो जाती है। तो जहाँ से आंसू ड्रेन होते हैं वो बाहर के साइड टर्न होने के कारण भी आंसू बहने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। उसके बाद में अगर कोई आंख में कुछ गया है, फॉरेन बॉडी गई है, तो सबसे कॉमन रिस्पॉन्स आंख का ये है कि उसमें से आंसू आते हैं। तो आंसू आने के बहुत सारे हमको एज वाइज भी कॉजेस है, और बाकी कभी कंजंक्टिवाइटिस हुआ किसी चीज में, मतलब आंखों में कुछ भी हुआ तो सबसे पहले आंसू आते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो ओल्ड लोग बोलते हैं मेरे आंसू आते हैं रुकते नहीं, दैट इज अ एज रिलेटेड पंपिंग प्रॉब्लम जो हमारे ग्लैंड्स में होती है। जी, लेडीज़ की एक आम समस्या है कि एक एज के बाद पफीनेस आंखों के नीचे आ जाती है, डार्क सर्कल। तो वो क्या एजिंग प्रोसेस है या फिर किसी रीजन से आई है, और इसका क्या इसकी प्रिवेंशन? देखिए, डार्क सर्कल आंखों की है लेकिन वो ओवरऑल आपकी हेल्थ बताती है। जैसे डार्क सर्कल में मोस्ट कॉमनली अगर आपको बाकी विटामिन की कमी है, अनीमिया है आपको, तो डार्क सर्कल्स बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं। नींद पूरी में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो सबसे पहले आपको ओवरऑल हेल्थ में ध्यान देना ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल कम करिए, खाना पीना अच्छा खाइए, पानी अच्छे से पिए, अनीमिया तो नहीं है ये चेक करिए। तो ये सारी आप जनरल हेल्थ जब इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स भी अपने आप से कम हो जाते हैं। बाकी सर्कल के लिए लाइटनिंग करने वाली क्रीम्स भी आती है, तो वो तो मतलब बात की बात है जी, वो मतलब इंस्टेंट वाला काम। हाँ। और पफीनेस के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पफीनेस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा सुबह उठ के ठंडे पानी के जो पट्टियाँ आप आँख पे रख सकते हैं, या फिर कोई ककड़ी या कोई भी ठंडी चीज़ रख के। यूजुअली क्या है कि वो भी मेनली
ऐसी कारण आती है कि जैसे एज होती है हमारी स्किन यहाँ के लूज हो जाती है, जी। तो थोड़ा फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है। तो ये सब चीज़ें, जैसे हम सुबह उठ के मेनली मैं ये सजेस्ट करती हूँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के एक 10 मिनट आप लेटे रहिए। मसाज हाँ, वो तो आइस वगैरह रखे तो उससे थोड़ा सा पफिनेस कम हो जाएगा। ओके। अब एक पर्सनल सा सवाल आपसे कि आप डॉक्टर हैं और आपकी फैमिली भी है, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो अगर मेन तो मुझे यही लगता है हर एक फीमेल के लाइफ में अगर उसको सपोर्ट हो तो वो आगे जाके चीज़ें कर सकती है। दूसरी चीज़, मैं हेल्प लेती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैंने मेड रखी हुई है, मेरे बच्चों को मेड देख रही है। जी। अगर मुझे मेरा करियर करना है तो मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी किसी न किसी से। तो बिल्कुल बड़े लोग होते हैं देखने के लिए, लेकिन मैं पूरा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो मेड उनको हेल्प करने के लिए मैंने रखी हुई है। तो मुझे टाइम मिल जाता है वैसे बाहर जाने को, काम करने को। और मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टिव है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने देखा है, जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में काम कर रही थी तो मेरे 4 महीने के बच्चे को मुझे छोड़ के जाना ही पड़ता था, मुझे छुट्टी 4 महीने ही मिली थी। बिल्कुल। तो वो यूज टू है उस बारे में कि मम्मी जाएगी, तो उनको पता है, तो इसलिए मुझे हैबिचुअल हो चुके हैं। हाँ, हैबिचुअल। मुझे लगता है बच्चों को जैसे हम आदत लगाए वैसे बच्चे यूज टू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, शाम को मैं अपना पूरा टाइम बच्चों को देती हूँ। जैसे शाम को आने के बाद में उनकी पढ़ाई ले, उनके साथ खेलो, तो एक पर्टिकुलर टाइम में डेडिकेट करती हूँ। संडेज मेरे पूरे बच्चों के तरफ डेडिकेटेड होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं, क्या करना पसंद करती हैं? मैं बहुत ही शौकीन हूँ डांस की। मैं ट्रेंड हूँ भरतनाट्यम में, और मैं अभी कथक में ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मुझे डांस में बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं बिल्कुल डांस कोरियोग्राफर्स को बुला के घर में कथक टीचर के यहाँ इस हद तक का शौक है। बिल्कुल जी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा वो शौक मैं पूरा करूँ। जैसे कथक क्लासेस में ज्वाइन किए, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एज अ मेडिटेशन हो जाता है। मुझे और कुछ मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा एक कुछ ना का कुछ एक शौक होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो बिलीव करती हूँ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी अच्छे से खुलकर बात करने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अबोली पासे जी से, जिन्होंने आँखों से संबंधित रोगों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।